हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं जहां होंगे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो लीजिए, अब हम लोग भूगोल की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी जबलपुर। आइए तब तक कर्क रेखा के, जब तक आप यहाँ पे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तब तक हम कर्क रेखा के विषय में कुछ जान लेते हैं। कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। और आपको यह भी पता है कि यह भारत के मध्य से जाती है। कहाँ से? भारत के मध्य से जाती है। और यह कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से होकर जाती है। हमने आपको बताया है कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं। 35 जिले आते हैं इसमें, ठीक है। 35 जिले आते हैं इन 8 राज्यों को मिला करके, ठीक है। बात यहाँ पे अगरतला की। तो अगरतला की अगर दूरी देखी जाए तो ये 23 अंश 50 मिनट उत्तर है, ठीक है। उज्जैन की बात की जाए तो ये 23 उज्जैन की बात किया जाए तो ये 23 डिग्री 09 मिनट आपका उत्तर है, ठीक है। गांधीनगर की बात किया जाए तो 23 डिग्री 13 मिनट उत्तर है, ठीक है। 13 मिनट उत्तर है। और अगर जबलपुर की बात की जाए तो यह दूरी आपकी 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर है। बात क्लियर है? तो हमको पता है, अगर हम यहाँ 23.5 अंश लेते हैं, 23.5 अंश बोले तो 23 अंश 30 मिनट, है ना। इसको लेते हैं अगर, तो इसके नज़दीक में कौन आएगा? तो जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो आप अगर इधर जाएंगे तो ये 20, ठीक है। इधर 30 से 20 जाएंगे तब 50 आएगा। इधर बहुत ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे नज़दीक अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाता है, गांधीनगर गुजरात। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है। पहला है, असम भूटान एवं बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। जो असम राज्य है वो भूटान एवं बांग्लादेश सीमा से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। ये आप बताएं। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी है, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से लगी है, ठीक है। अब इसका जवाब आपको देना है कि इसमें कौन सा सही जवाब है आपका। देखिए, पश्चिम बंगाल तो भूटान से भी लगा हुआ है, नेपाल से भी सटा हुआ है, तो ये तो सही ऑप्शन आपका है। मिजोरम की बात करें तो बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ये भी बात सही है। लेकिन जो मणिपुर है ये बांग्लादेश से नहीं लगता है। जो मणिपुर की सीमा है वो कहाँ से लगती है? वो आपकी लगती है म्यांमार से। कहाँ से? म्यांमार से लगती है। तो आपका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी है, जबकि यही क्या है? गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखिए, अगर उत्तर दिशा की बात करेंगे, उत्तर दिशा की ओर से, उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली बात, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑप्शन है जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन बी है लद्दाख पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल, जास्कर, काराकोरम। उसको आता है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ऑप्शन डी है पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख, है ना। ऐसे दे रखा है। तो सबसे पहले अगर आप इसको इसके विषय में पढ़ते हैं तो भारत को थोड़ा सा इसके विषय में डीपली पढ़ लीजिए। भारत को मुख्यतः है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में, चार प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। बात क्लियर है ना। कौन कौन से? जैसे 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं, उनमें से 4 प्राकृतिक प्रदेशों में से एक प्राकृतिक प्रदेश आपका पड़ता है कौन सा? उत्तर का पर्वतीय भाग। क्या? उत्तर का पर्वतीय भाग। इसको समझिएगा, उत्तर का पर्वतीय भाग। अब इस उत्तर के पर्वतीय भाग को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सा? एक आपका पड़ता है ट्रांस हिमालय, समझिएगा, ट्रांस हिमालय। अभी जो इसका पार्ट आप एक बार समझ लेंगे तो आप फिर भूलेंगे नहीं, ठीक है। दूसरा आपका पड़ता है हिमालय, और तीसरा आपका पड़ता है पूर्वांचल हिमालय। क्या? पूर्वांचल
पूर्वांचल हिमालय। बात क्लियर है। जो ट्रांस हिमालय है मेरे दोस्त मेरे भाई, इसके जो पार्ट हैं जैसे काराकोरम, काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, काराकोरम के बाद क्या आता है लद्दाख, और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। मतलब ये कि अगर आप ऐसे देखेंगे भारत का बना हुआ पार्ट, हिमालय जो फैला हुआ है, तो आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान है ना, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख यहाँ तक हो जाती हैं, मतलब ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे आप देखें तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, ये तो इतने दूर में आ जाती है, मतलब ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। बात क्लियर है। अब अगर हिमालय की बात करें, इसके 3 पार्ट है, कौन कौन से? एक पड़ता है आपका महान हिमालय, कौन सा? एक पड़ता है आपका महान हिमालय, ठीक है, इसको हिमाद्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिमाद्रिक। और दूसरा आपका होता है मध्य हिमालय। क्या? मध्य हिमालय, इसको बोला जाता है हिमांचल। क्या बोला जाता है? हिमांचल। और ये जो हिमांचल, जो पीर पंजाल है, कौन? जो पीर पंजाल आपका है, ये इसी का मध्य हिमालय का पार्ट है। देखिए इसका पार्ट हो गया है ना। उसके बाद आपका पड़ता है बाह्य हिमालय। कौन सा? बाह्य हिमालय पड़ता है। बाह्य हिमालय का हिस्सा कौन सा? शिवालिक, जो नवीन अभी पर्वत श्रृंखला है, बाह्य हिमालय का पार्ट ये हो जाती है, ठीक है। तो अब ये जाहिर सी बात है, तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, तो उसके बाद आता है क्या? अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप, पीर पंजाल आएगा, मतलब उत्तर दिशा की ओर। जैसे अगर ये भारत आपका है, तो यहाँ से अगर आप बढ़ेंगे तो उत्तर दिशा की ओर ऐसे आप जाएंगे, तो आपका ये क्रम रहेगा। मतलब यहाँ पीर पंजाल रहेगा, यहाँ जास्कर, यहाँ आपका लद्दाख, और उसके बाद यहाँ पे काराकोरम की चोटी। बात क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदबेट्टा, अनैमुदी, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। बताओ भैया इसका सबसे राइट आंसर क्या है? दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हम अगर इसके विषय में हल्का से जान ले, जैसे अनाईमुदी की कितनी, जैसे हम यहाँ कहते हैं कि दोदला बेट्टा की जो है ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है, ठीक है। हम अगर बात करें अनाईमुदी की, तो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, ठीक है। फिर अगर अमरकंटक की हम बात करें, तो अमरकंटक की जो ऊंचाई है वो 1048 मीटर है, ठीक है। और उसका महेंद्रगिरी की बात करें, तो इसकी ऊंचाई जो है ये 1501 मीटर है। बात क्लियर है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है? तो सबसे ज्यादा ऊंचाई आपकी अनैमुदी का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पूछा जाता है अनैमुदी कहाँ पे है, तो ये आपका इडुक्की पेरियार में है। इडुक्की पेरियार केरल पड़ता है ना, इडुक्की पेरियार केरल, ठीक है, ये यहाँ पे पड़ता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये ना होता तो फिर आपका दोदा बेट्टा हो जाता 2637 किलोमीटर, सॉरी मीटर, है ना। चलिए अगला लेते हैं भैया। 5वां है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चांगला दर्रा, बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी बूमला दर्रा, बोमडिला दर्रा, सेला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी है मुलिंगला दर्रा, जेलेपला दर्रा, उत्तराखंड। देखिए भैया अगर चांगला की बात करें, बनिहाल दर्रे की बात करें, तो ये जाहिर सी बात है ये जम्मू कश्मीर में ही है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में, ये भी बात सही है। बूमला दर्रा, बोमडिला दर्रा और सेला दर्रा ये कहाँ पे है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में, ये भी बात सही है। मुलिंगला दर्रा तो उत्तराखंड में, लेकिन जेलेपला दर्रा जो है मेरे भाई, ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है जेलेपला दर्रा। बात क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यही गलत हो जाता है, और आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर प्रश्न लेते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछा अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी है अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। ऑप्शन डी है भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब अगर बात करें अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में ही होता है, ये बात बिल्कुल सही है। मंदाकिनी नदी और केदारनाथ नदी से रुद्रप्रयाग की ओर बहती, ये भी बात सही है।
अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, ये भी बात सही है। लेकिन भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है, ये बात सत्य तो है, लेकिन ये 50% है, लेकिन इसको आप गलत कहेंगे। दरअसल जो भागीरथी नदी है जो निकलती है गंगोत्री से, गंगोत्री कुछ किताबों में लिख रखा गंगोत्री, जबकि क्या है, गलत है। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर, 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर, क्या शिवलिंग शिखर, शिवलिंग शिखर के नीचे, शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख, क्या शिवलिंग शिखर गोमुख हिमनद से निकलती है। कहाँ से? गोमुख हिमनद से निकलती है, समझिएगा, निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरे भाई, सही है। ये भागीरथी गंगोत्री से नहीं निकलती है, ये कहाँ से निकलती? गोमुख से निकलती। कहाँ से? गोमुख से निकलती, गंगोत्री से नहीं निकलती। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, ऑप्शन नंबर डी ही क्या है, राइट है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा है कावेरी नदी का उद्गम है, ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में से, ऑप्शन डी ग्वालीगढ़ पहाड़ियों से। देखिए, अगर बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी के विषय में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि यह जो है इसके दक्षिण की गंगा इसको बोला जाता है। क्या? दक्षिण की गंगा इसको बोला जाता है, कावेरी नदी को दक्षिण गंगा बोलते हैं। ठीक है, जो कुछ लोग अभी जैसे हम दक्षिण गंगा बता रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब गोदावरी होता है। क्या होता है? गोदावरी होता है। तो गोदावरी को समझा लीजिए, गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा कहते हैं। बूढ़ी गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि सब, और एक बात जान लीजिए, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है ये, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है ये, है ना, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और सर्वाधिक सबसे बड़ा जलग्रहण केंद्र भी है। तो गोदावरी को बूढ़ी गंगा बोलते हैं और दक्षिण गंगा इसको कावेरी नदी को बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर अब इसमें पूछा कहाँ से निकली है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर कावेरी नदी का उद्गम आपसे पूछे तो आप बताइएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। अब ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में। बात क्लियर है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में। अगर आपसे पूछ ले कि साहब ये बताइए कावेरी नदी जो है इसका अपवाह क्षेत्र क्या है, कावेरी का अपवाह क्षेत्र, अगर कावेरी का अपवाह क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले तो भैया कावेरी का जो अपवाह क्षेत्र है आपको कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक हो गया आपका, केरल हो गया और तमिलनाडु, ये इसके अपवाह क्षेत्र है। बात क्लियर? ये इसके अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट मानिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? भारत में कुल वर्षा का 92% दक्षिण पश्चिम मानसून से, यहाँ पे सत्य है नहीं होना चाहिए, सत्य नहीं है होना चाहिए। ठीक है, सत्य नहीं है होना चाहिए मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ये सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ केरल राज्य से शुरू होता है। ऑप्शन सी है आपका, भारतीय कृषि का अधिकांश भाग इसी वर्षा पर निर्भर रहता है, इसकी सक्रियता जून सितंबर तक रहती है। ऑप्शन डी है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम होती है। देखिए साहब, अब अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है तब तो ये सही प्रश्न है। अगर पूछे कौन सा कथन सत्य है फिर ये प्रश्न गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ केरल राज्य से शुरू होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ लोग तमिलनाडु कहते हैं, तमिलनाडु से नहीं केरल से होता है। अब फिर अगर ऑप्शन सी में दिया आपको, भारतीय कृषि का अधिकांश भाग इसी वर्षा पर निर्भर रहता है, उसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। भाई साहब ऑप्शन सी भी आपका सही है। ठीक है, डी ऑप्शन दिया है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, जो ग्रीष्मकालीन मानसून है इसके प्रवाह की जो सामान्य दिशा है वो मेरे भाई मेरे दोस्त, वो आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। क्या होती है? उत्तर पूर्व होती है, ना कि उत्तर पश्चिम होती है। बात क्लियर है? तो आपका राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, 9वां प्रश्न पे आते हैं।
भारत में शरद ऋतुकाल अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून या इसी उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा किस क्षेत्र में होती है। यहाँ से कई प्रश्न आपके, ये 3-4 प्रश्न है मैं जो आपको मतलब मिला करके मैं बता रहा हूँ कि भारत में शरद ऋतुकाल या शारदीय वर्षा इसको बोलते हैं, ये कब होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है। और इस मानसून क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून कहता है ना। तो बताइए किस क्षेत्र में होती है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु कर्नाटक, उड़ीसा कर्नाटक। बताओ भैया। देखिए जो शरदकालीन ऋतु है, कौन सी, जो शरदकालीन आपकी ऋतु है, शरदकालीन ऋतु, जो शरदकालीन ऋतु मेरे भाई ये अक्टूबर नवंबर में होती है। बात बिल्कुल सही है। कब होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में होती है और ये लौटते हुए मानसून से होती है और उस मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। बात ये भी सही है। ठीक है, और इसमें देखिए तमिलनाडु में करीब 65 से 75 सेंटीमीटर वर्षा जो होती है वो इसी मानसून के कारण होती है। अभी हमने पिछला प्रश्न क्या पढ़ा था, पिछला प्रश्न में पढ़ा था कि जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ कहाँ से होता है, केरल से होता है। लेकिन अगर आपसे पूछते शारदीय जो वर्षा होती है ये कहाँ सर्वाधिक होती है, तमिलनाडु में होती है। अब तमिलनाडु के साथ साथ जो इसका और क्षेत्र कवर होता है तो पंजाब तक कवर करती है। कहाँ तक, पंजाब। तो तमिलनाडु पंजाब किसी ऑप्शन में हो देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन ए हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन सी बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन डी लातूर महाराष्ट्र। बताइए इसका सही जवाब दीजिए। जो पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान है इसकी स्थापना लातूर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी सही है में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया 11 नंबर। अगला प्रश्न क्या, भारत सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है। असम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। बताओ भैया कौन सा सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त राज्य है। अगर बात करें सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त राज्य जो है आपका बिहार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब बिहार के विषय में जैसे बिहार का शोक अगर पूछा जाए, क्या बिहार का शोक कौन सी नदी है, बिहार का शोक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अगर आपसे पूछ ले तो बिहार का जो शोक है वो कौन सी नदी कहलाती है, कोसी नदी। कौन सी नदी, कोसी नदी। इस कोसी नदी का पुराना नाम क्या है, इसको पुराना नाम क्या है, इसका बीपीएससी ने 3 बार पूछा। कौशिकी बोलते हैं इसको, क्या कौशिकी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपसे कहे बिहार का ही पुराना नाम पूछ ले, बिहार का पुराना नाम अगर आपसे पूछ ले बिहार का पुराना नाम क्या भैया, पूछा है यूपीपीएससी ने। बिहार का पुराना नाम है मगध। क्या है, मगध, पहले की तरह। ठीक है, तो भैया इसमें आप देख सकते हैं बिहार का शोक कौन है, कोसी नदी है। और कोसी नदी का एक अन्य नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, कौशिकी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। चलते हैं 12वें नंबर पर प्रश्न पे। 12 नंबर क्या भैया, भारत में निम्न मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टियां, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टियां, ऑप्शन सी लाल मिट्टियां, ऑप्शन डी रोवर मिट्टियां। बताओ भैया इसमें क्या सही है, इसमें आप कौन सा आंसर सही मानेंगे। अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो है, इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर इसमें कुछ नहीं है, ना तो जलोढ़ है, ना तो लेटराइट है, ना तो लाल है। ये रोवर लिखा है, इसी को आप कर लीजिए रेगुर। क्या कर लीजिए, रेगुर मिट्टी कर लीजिए। ठीक है, रेगुर। अब आइए रेगुर मिट्टी के विषय में विस्तार से जानते हैं थोड़ा सा। जो रेगुर मिट्टी है इसके उपनाम, क्या उपनाम की बात करें तो इसको काली मिट्टी कहते हैं। क्या, इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं, इसको आप कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी बोलते हैं। और इसको आप जो है क्या बोलते हैं, और उष्ण कटिबंधी, क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय चरनोजम, चरनोजम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका विस्तार अगर आपसे पूछ लिया जाए, पूरा इसके विषय में पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। विस्तार पूछ लिया जाए आपसे तो विस्तार इसका महाराष्ट्र से लेकर के, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक इसका विस्तार है। कहां तक,
कर्नाटक पूछा गया है इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ, तो सर्वाधिक विस्तार आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? सर्वाधिक विस्तार अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। जो काली मिट्टी है इसको कहते हैं स्वतः कृष्य मिट्टी। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्वतः कृष्य मिट्टी, स्वतः कृष्य मिट्टी। और इसमें जो है यह लावा मिट्टी, जो ये लावा मिट्टी है इसको काली मिट्टी जो बोला जाता है, यह लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये वाली ये मालवा के पठार में पाई जाती है। कहाँ पे? जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार यहाँ पाई जाती है, मालवा के पठार में पाई जाती है। और इस मिट्टी की खासियत ये है कि इसको सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है, सिंचाई की कम आवश्यकता, ये इसकी तारीफी है, ये इसका अच्छा है, इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। तो ये लैटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न कौन सा है? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कैसे? ऑप्शन ए अतिचराई के द्वारा, ऑप्शन बी पक्षी संख्या में वृद्धि करके, ऑप्शन सी वन नाशन द्वारा, ऑप्शन डी वन रोपण के द्वारा। बताओ भैया मृदा अपरदन कैसे आप रोक सकते हैं, है ना? तो हम आपको मृदा अपरदन के कई रोकने के बताते हो वो साधन, इसी में से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। पहली बात तो ये वृक्षारोपण के द्वारा, ये सबसे सशक्त उपाय है। वृक्षारोपण करके जो है आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, वृक्षारोपण के द्वारा। उसके बाद आपका होता समोच्च, एक होता सोपानी कृषि, सोपानी या समोच्च रेखीय कृषि करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। और कैसे हो सकता है? अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाकर, कृषि पर रोक लगाकर। ठीक है। और सबसे एक और तरीका है मेड़बंदी। क्या? मेड़बंदी के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं? मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो भैया देखिए इसमें अतिचराई के द्वारा, अतिचराई को रोक करके आप मृदा अपरदन रोक सकते हैं, जबकि अतिचराई के द्वारा नहीं। पक्षी संख्या में इसमें कोई दिक्कत नहीं। वन नाशन के द्वारा, वन नाश करेंगे तो आप बहुत दिक्कत में फंस जाएंगे। और वन रोपण, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन रोपण या वृक्षारोपण। अगला प्रश्न है सागौन था साल किसके उत्पाद है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन के, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय कटीले वन के, ऑप्शन डी पर्वतीय वन के। बताओ भैया इसका क्या सही होगा? देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के ये उत्पाद हैं। ठीक है। और जो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है ये भारत में सर्वाधिक बृहत क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा मध्य भारत में पाया जाता है। कहाँ पे? सबसे ज्यादा मध्य भारत में पाया जाता है। अगर कभी आपसे पूछ लिया सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन कहाँ पाया जाता है, तो मध्य भारत में। कभी कभी आपको ऑप्शन मिल जाएगा मध्य प्रदेश, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मध्य भारत का एक पार्ट है और जहाँ पे सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही है 15 नंबर। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? ऑप्शन ए आर्किड, ऑप्शन बी गूलर, ऑप्शन सी कटहल, ऑप्शन डी फर्न। बताओ भैया इसमें कौन सा आपको दिख रहा है कि जिसमें फूल नहीं होते हैं? ऐसे होता है ना कि लोग उदाहरण देते हैं गुल्लर का फूल होना, है ना? तो जो लोग ये सोच रहे हैं गुल्लर में फूल नहीं होता, तो होता है, बस हमको दिखता नहीं है ना? आर्किड में फूल होता है, कटहल में भी फूल होता है। ठीक है। जो फर्न है भैया ये है संवहनी पौधा। कैसा पौधा है? ये संवहनी पौधा है आपका। कैसा पौधा? संवहनी पौधा है। और जो संवहनी पौधे होते हैं वो बीज रहित होते हैं, बीज रहित। ठीक है। इसमें फूल नहीं आते, इसमें फूल नहीं लगते, इसमें फूल नहीं लगते। बात क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया 16 नंबर पे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है,
ऑप्शन सी देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है। ऑप्शन डी हरियाणा में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। बताओ भैया इसका कौन सा कथन सही नहीं आपको दिख रहा है। आपको पता है कि जो सिंचाई का यहाँ पे दिया गया है, जैसे प्राकृतिक वर्षा सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब हैं, हम मान सकते हैं बात सही है। ऑप्शन बी है कि जो वहाँ की नदियाँ होती हैं, अधिकांश नदियाँ मौसमी होती हैं, भी बात सही है। लेकिन ये देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है, तो ये बात गलत हो जाती है। यहाँ पे सही क्या होगा, यहाँ पे सही आपका होगा नलकूप। क्या होगा, नलकूप होगा। इस नलकूप से पूरे देश का लगभग 46.14% क्षेत्र जो है ये सिंचित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही क्या है, सही है, ठीक है। तो कुआं नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, नलकूप होगा। बात क्लियर है। और हरियाणा जो है इसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 17 नंबर 17 एगमार्क है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति। ऑप्शन बी अंडों की एक विनियमित मंडी। ऑप्शन सी गुणवत्ता गारंटी की मुहर। ऑप्शन डी कृषकों की एक सहकारी समिति। बताओ भैया एगमार्क क्या है। पहली बात, एगमार्क जो चल रहा है ये जो है कृषि उत्पाद, क्या, कृषि उत्पाद ग्रेडिंग, कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम, ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के तहत इसको जो है ये लाया गया था कि भाई ग्रेडिंग और मार्केटिंग की जाएगी इसकी, ठीक है। और ये कंटिन्यू आपका 1938 से ये कंटिन्यू है। बात समझ रहे हैं। ये किसके लिए हमने क्या बताया, कृषि उत्पाद, मतलब ये कृषि उत्पाद के गुणवत्ता के गारंटी की क्या है, एक मोहर है। ऑप्शन सी क्या है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की किसके क्षेत्र में, चावल के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, दाल के उत्पादन में या पटसन के उत्पादन में। आपको पता है जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो उसके बाद आई थी 65 के आसपास जो है हरित क्रांति। और हरित क्रांति का क्या आई थी, हरित क्रांति आई थी। इस हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो किस पे पड़ा, गेहूं के उत्पादन पे पड़ा। तो सर्वाधिक प्रगति जो हुई वो आपके गेहूं के उत्पादन की हुई थी। बात क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। अगला लेते हैं। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है भैया, उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में होता है, राजस्थान में होता है या मध्य प्रदेश में होता है। आपको देखिए एक नाम सुनेंगे सोया प्रदेश, क्या, सोया प्रदेश आप नाम सुने होंगे, ठीक है। तो सोया प्रदेश में क्या, जहां पे सोयाबीन की अधिक होती है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो भैया सोया प्रदेश कौन सा प्रदेश कहलाता है, सोया प्रदेश कहलाता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है आपका, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगर हम अभ्रक की बात करें, जैसे यहाँ पे जो खेतड़ी राजस्थान है, यहाँ पे अभ्रक तो होता है लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो है यहाँ पे तांबा पाया जाता है, ठीक है। झारखंड में आपका कोयला पाया जाता है, क्या, कोयला, यहाँ पे आपका तांबा पाया जाता है। बिहार में आपका कोयले का मिला जुला क्षेत्र है। जो अभ्रक की बात होती है तो अभ्रक के लिए सबसे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा अभ्रक यहीं पे पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी प्यारे दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए कि हाँ ये क्लास चल रही है और अच्छी क्लास है। अगर आपको अच्छा लगा तभी आप बताएं अच्छी क्लास है, ठीक है। चलिए यह दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।